लीनियर इक्वेशंस और टाइम पे आया करो इन 2 वेरिएबल्स। मैंने नेक्स्ट टाइम से एंटर नहीं करने देना। बाय 516 मैक्सिमम आपके लिए ब्रैकेट है, यहाँ पे बैठे होने चाहिए। 416 पर यहाँ पर आप होने चाहिए। समझ में आया? आई विल नॉट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस। ये 1 मिनट 2 मिनट या हम लोग इकट्ठे आ रहे हैं ना, तो फिर इकट्ठे ही जाओ वहां बाहर और पूरा अपना टाइम स्पेंड करके आओ 1 घंटा। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मैंने करवाया था, और सबसे पहले इसका जो मैंने आपको करवाया था टॉपिक वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ पर अगर हमें लीनियर इक्वेशन को शो करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? असर्शन रीजनिंग कितनों को आती है, कितनों को नहीं आती? कभी 8th में की थी? पेपर में तो आती है। 8th में की थी आपने? रिप्रेजेंट रूट 6 और नंबर लाइन। √2 और √3 दोनों को ड्रॉ करके? नहीं, हाँ, √5 + 1। सारे घर पे कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। कौन से वाले? मैं तभी कोशिश कर रही हूँ आपका ये खत्म करवा के ना पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा दें। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टराइज ये तो बेटा थोड़ा सोच कर ही करना पड़ेगा ना, ये फैक्टराइज होगा भी उसके साथ। समझ के ये तो मुश्किल आएगा। मुझे इसकी पिक्चर क्लिक करके भेजो बेटा। नहीं नहीं, मैसेज हो जाएगा, यहाँ पे रखा ही नहीं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने सिंपल सी इक्वेशन थी x + y = 4 लास्ट क्लास में, जो हमने प्लॉट की थी ग्राफ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, ये 10th में भी रहेगा। तो एक इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना सीख लो। ठीक है, सबसे पहला काम यही करेंगे हम। उसके बाद विल कम टू इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो इसकी टेक्निकलिटीज या जो 1 मार्क क्वेश्चन है उसके बाद होंगे। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है, हाउ टू प्लॉट इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 6। ये बेसिक इक्वेशन थी, x + y इनके कोएफिशिएंट्स 1 थे। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 6। इसको समझो, इसके बाद ये सारी टर्म्स जो है ना इसकी मैं सिखाऊंगी आपको, इक्वेशंस की। चलो, 2x + 3y = 6, इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। बनाओ, x एक्सिस y एक्सिस लेबल करो, स्टार्ट करो। और इसे कैसे हम ड्रॉ करते हैं, हाउ वी स्टार्ट दिस। हमारे पास है 2x + 3y = 6। मैं आपको उसका हैंडआउट भी भेज देती हूँ। ग्रुप चेक करना साथ साथ ही आ गई, so that I delete from here also. सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करनी होती है इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के बाद उसे लेबल करोगे, क्योंकि ये चीजें हमेशा रह जाती हैं। इसके ही फिर हमारा हाफ नंबर या 1 नंबर कट जाएगा, x y y'। फिर हमारे पास जो इक्वेशन है इसको आप साइड पर लिखोगे, 2x + 3y = 6। राइट, अब ये कहता है x की वैल्यूज पुट करो और y निकालते रहो। कोशिश करेंगे y की इंटीजर वैल्यूज आए। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा पुट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट की, सो 3y = 6।
समझ में आई मैं क्या कर रही हूँ? तो 3y की वैल्यू क्या आ गई? 6 माइनस 2 4। क्लियर हो गया? y की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। अब इस 4/3 को मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकती, इसलिए मैं कोशिश करूंगी वो वैल्यू लूं जो मेरे पास यहाँ पर इजीली प्लॉट हो जाए, इंटीजर में आए। ठीक है ना? 4/3 को ग्राफ पे एग्जैक्टली प्लॉट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे बेसिक वैल्यू होती है जब आप स्टार्ट किया करो, तो आपने पहले सबसे पहले लेना है पुट x इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 6 लिखो। सबसे पहले हमने क्या किया? पुट x इक्वल टू 0 और साइड पर ना एक ऐसे बॉक्स सा बना लिया करो जिसमें हमने ना यहाँ पे ऐसे इक्वेशन लिख दी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x और y, x की वैल्यू को 0 किया, y विल बी 2, y की वैल्यू 6/3 आ गई 2। तो मेरे पास देखो आपने कोऑर्डिनेट्स किए हुए हैं, x और y के एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 2 a 0 2। समझ में आई बात? ये हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। एक इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, हम उन सारी इक्वेशन की ना उसकी जो उसके सारी टेक्निकल टर्म्स है, उसके सारे उसके बारे में सारी इंट्रोडक्शन है, वो हम लेंगे आज। ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? पुट x इक्वल टू 0 कहा था, अब कर लो पुट y इक्वल टू 0। लिखो y इक्वल टू 0 पुट करो, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। y को मैंने 0 पुट कर दिया। समझ में आ गया? तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। 3 आ गई ना? तो मेरे पास देखो एक पॉइंट क्या आ गया, x अगर 3 है y 0 है, तो एक पॉइंट आ गया b 3 0। समझ में आ गई बात? अब पूरा ग्राफ पूरी इक्वेशन सब समझ जाओगे, बस ये ग्राफिकल मेथड ही समझ नहीं आता है क्या होता है ग्राफ पे प्लॉट करना। ग्राफ क्या मतलब क्या है कि जब आपने कोऑर्डिनेट ये पॉइंट्स बनाए थे, आपने एक्सिस ड्रॉ की, x 1 2 3 4 लिया, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है, तो y की वैल्यू क्या है? वो आती है 4/3। तो हम y की वैल्यू यहाँ से 4/3 लेकर एक पॉइंट बनाते हैं। हम बेसिकली इस इक्वेशन का पाथ ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको किसी, जैसे हमने किसी को रस्सी से बांधा होता है, हम कहते हैं तुम्हें मूवमेंट करनी है, तो वो उस रस्सी के अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर पाएगा जितना एरिया उसको अवेलेबल है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो दूर तक जा सकता है। अगर हमने उसको पाथ दे दिया, मे बी उसको जिगजैग पाथ दिया हुआ है, तो वो जिगजैग पे ही मूव कर पाएगा। क्लियर होगी बात ये? या अगर एक ऐसा लोकेशन है, या हमने एक मेज बनाई होती है, तो पहले आप स्ट्रेट जाते हो, देन यू गो दिस वे, देन यू गो दिस वे, होता है ना? तो इस मूवमेंट की ना एक इक्वेशन बनती है एक्स एंड वाई में, इसको हम कोऑर्डिनेट में ट्रेस करते हैं, अपने कार्टेशियन प्लेन में करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, जब अगर कोई हम गेम प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉकर की गेम होती है ना, नेट पे आती है सॉकर की गेम जो हम खेलते हैं वीडियो गेम्स में, उसमें आप बॉल को किक करते हो, या क्रिकेट की गेम होती है, आप बॉल को बैट से किक करते हो या उसको क्या हिट करते हो, तो बॉल की मूवमेंट उसने ट्रेस की होती है कि बॉल यहाँ जाकर अप्रॉक्स में जाता है, तो यहाँ से हिट करोगे तो वहां पर जाएगा। ये कैसे पता लगता है? बैक साइड में उसके सॉफ्टवेयर में इक्वेशंस बनी हुई है। तो आप अभी ये सीख रहे हो, वो तो बहुत बात की बात है, तो अभी आप इनिशियल ये सीख रहे हो कि अगर मुझे कोई इक्वेशन दी हो तो वो ग्राफ पे कैसे दिखेगी। कल हम किसी बॉल को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली उस थ्रो करते हैं कि ये 2x प्लस 3y पर ही चलनी चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ जा सकती है, उसका पाथ क्या बनकर आएगा। बात समझ में आया? तो ये पाथ ट्रेस करने की बात है कि इस इक्वेशन पर पॉइंट्स कौन से आते हैं, कि जब x की वैल्यू रखी, x को हमने लिया x एक्सिस से, y को लिया y एक्सिस से। अब ऐसे ही एक और वैल्यू लिखो, आपके लिए कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म दी हुई है 6, ठीक है ना? हमारे ये y के पास है 3 और x के पास है 2। क्लियर हो गया? तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म में मल्टीपल्स 2 और 3 के हों। फाइन, तो मैं एक x की वैल्यू लेती हूँ, लेट मी से पुट द वैल्यू ऑफ x एज -3। x की वैल्यू -3 पुट करो, चलो। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6। मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6 है, यहां जाकर क्या हो जाएगा? +6। 3/12 हो गया ये, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो मैंने x को -2 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 4, तो एक मेरे पास पॉइंट आ गया -2 -3 सर, मेरे पास एक पॉइंट आ गया -3 4। इतना क्लियर हो गया सबको?
समझ में आ गया ना इतना? अब हमें पता क्या करना है, मैं ये वर्किंग जो है ये आपने डिलीट नहीं करनी है, ये लिखनी है वहां पर, ठीक है? क्योंकि समझ में आएगा हमने ये पॉइंट्स कैसे निकाले। रैंडमली पुट करते हैं 1 2 फिर 1 -1 -2 इस तरह से पुट करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा हाउ डू वी टेक दोस पॉइंट्स, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट कर दो। अब पॉइंट्स को तो ग्राफ पे प्लॉट करना आता है ना, देखो इक्वेशन थी, इक्वेशन के हमने पॉइंट्स लिए, उस इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाए एक्स और वाई में, और उन्हें ग्राफ में प्लॉट करना तो आपको सिखाया ही है ना कि नहीं सिखाया? बताओ बच्चों, ठीक है ना? तो कभी भी किसी भी इक्वेशन को, इक्वेशन समझते हो ना जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होगा, उसे ग्राफ में प्लॉट करने को कहा जाएगा ना, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। समझ में आ गया? कल कुछ भी कहते हैं ना कि किसी भी चैप्टर में कभी भी कहा जाएगा कि प्लॉट दिस इक्वेशन ऑन दिस ग्राफ, ये हमारा पास एक ऐसा पाथ दिया हुआ है, इसको ग्राफ पे ट्रेस करना है, तो आपने क्या करना है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज एज्यूम करके, हाँ जी हम क्यों नहीं बना रहे, बना लिया, ये बना ली लाइन ये वाली, तो क्या सोच रही हो? सो हमारे पास है 0 2, ये वाला पॉइंट लिया, इसको आपने लिखना है A02। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ ग्राफ पे ऐसे ही लिखना, ये इसके मार्क्स नहीं मिलते वरना, समझ में आ गए? ये मार्क्स कट जाएंगे आपके। यही ग्राफ के पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ, जिसमें हमारी गलतियां होती हैं, नीटनेस होती है, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, ये 3 0। और दूसरी चीज है, आपने जैसे हमने 3 0 लिखा है, पॉइंट मार्क किया जैसे 3 0, आपने पॉइंट को नंबर भी करना है साथ में, मतलब उसको नेम भी देना है, ए बी कैपिटल में लिखना है। फिर सी है -3 4, सो दिस इज -3, एक्स इज -3, बाय इज 4, तो कुछ यहाँ आ जाए, ठीक है? तो सी, और मैंने 3 पॉइंट्स लिए, देखो लास्ट क्लास में भी 3 पॉइंट्स लिए थे, इस बार भी 3 लिए, तो मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। वाई, वो मैं रीजन क्लियर कर लूंगी, 2 पॉइंट से कभी भी लाइन ड्रॉ मत करना। अब मैंने कहा कि जब मैंने इसे ट्रेस किया, तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन के साथ, और ये तीनों अगर आपकी ग्राफ ठीक बना हुआ है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ऐसा अगर आगे ना, मतलब आपने पॉइंट्स को ठीक से ड्रॉ नहीं किया, या आपकी वैल्यूज सही नहीं है, मेरा यहाँ पे स्केल सही नहीं है, ठीक है? इसलिए ये उड़कर इधर पहुंच रही है। अगर आपने इसको एग्जैक्ट, थोड़ा सा एग्जैक्ट लेकर ड्रॉ किया होगा, तो बिल्कुल ठीक से बनकर आएगा ये आपके पास पॉइंट, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, कभी मत लेना ऐसे टेढ़ी बड़ी वैल्यू जैसे मैं ले रही हूँ ना, ये लाइन कभी नहीं बननी चाहिए। अब हमने तो 3 पॉइंट्स लिए थे, ग्राफ पे तो बहुत सारे एक्स और वाई की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो ग्राफिकली ये एक तरह से लाइन सेगमेंट बनी ना, और इसी को हम आगे एक्सटेंड करके क्या बना लेते हैं, लाइन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली इज अ स्ट्रेट लाइन, कि कल हम किसी बॉल को इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ पे भेजेंगे तो वो सीधा जाएगा। अगर आपने ये, अगर इसरो लॉन्चिंग का वो देखा होगा, लॉन्च पैड देखते हैं या उनके ग्राफ स्क्रीन दिखाते हैं, मूवीज में आता है, वो दिखाता है ना कि ग्राफ बना हुआ है कि वो पाथ ऐसे से जा रहा है, दिखाता है ना वो ऑर्बिट ऐसे जा रहा है या पाथ ऐसे जा रहा है, वो कैसे निकाला हुआ है, इक्वेशन के हिसाब से डाला हुआ है। पीछे सॉफ्टवेयर में उन्होंने इक्वेशन रखी हुई है कि इसका पाथ ये होगा, एंड दैट्स व्हाई बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन वो पाथ को ट्रेस करता है, वो पॉइंट मूव करता रहता है आगे आगे, ठीक है? जहां उसकी डेस्टिनेशन पहुंच गई वहां पे वो रुक गया। क्लियर हो गई बात? ये तो ये इक्वेशंस ही बनानी होती हैं आपको, ये तो अभी आपको दी हुई है, आपने पाथ ट्रेस किया। बाद में क्या होता है, जब आप थोड़े रिसर्च में जाते हो या इसको एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हो, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी होगी ताकि वो पाथ बन सके आगे। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गई बात हमें? तो ग्राफिकली लिख लो, लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने लाइन कहा, लाइन सेगमेंट नहीं कहा है, तो आपने ये 2 एरोज बनाने हैं। आज तक बच्चे करते हैं 10th में, वो 3 पॉइंट्स कैसे जोड़ देंगे और कहेंगे ये लाइन बन गई, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ये लाइन बनेगी, लाइन सेगमेंट नहीं बनानी है। तो दोनों तरफ से इसको आगे भेजो पीछे भेजो, और 2 एरोज लगाओ अच्छे से, ठीक है? कि मैम और पॉइंट ढूंढते रहो, हमने तो ये 3 ढूंढे हैं, ठीक है? समझ में आ गया? सो मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, एरोज लगाने हैं, लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट नहीं। प्लस अगर आप क्लास में बैठे हो, कोई बच्चा कहे लड़की, एक लड़के इधर आओ, मैम बोले तो अच्छा लगता है, यू लाइक बीइंग एड्रेस्ड बाय योर नेम,
ऐसे ही इस लाइन का भी एक नेम है, वो ये है। तो आपने जब एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसका नेम उसके साथ लिखना है कि मैंने इसके अकॉर्डिंगली बनाई है। समझ में आ गया? चाहे कहा हो, चाहे आपके स्कूल टीचर करवाए चाहे नहीं करवाए, उस प्रॉपर लाइन को उसका नाम दो। उसका नाम क्या है? 2x plus 3y equal to 6, because all of us being like being addressed by our beautiful name। जो हमारे अच्छे अच्छे नाम दिए हुए हैं ना, हमें उससे अच्छा लगता है। ऐसे ही इस लाइन को भी उसके नाम से बुलाओ, और उसकी इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 6, वही उसका नाम है, वही उसकी आइडेंटिफिकेशन है। समझ में आ गया? ये इसलिए भी आसान है, टीचर के लिए बहुत आसान है। अगर आपने ये पॉइंट लिया हुआ है कोई, तो उसको पता है रैंडमली मेरे पास ये 3 पॉइंट्स है जिससे मैंने ड्रॉ किया, आप कोई और एक इनोवेटिव सा पॉइंट लेकर आ जाते हो, तो मुझे पता होगा कि आपने वो सही लिया है कि नहीं लिया। मेरे लिए कैलकुलेट करना कितना आसान है। ठीक है? तो जितना बोलो। तुम्हारी गलती है। बिल्कुल ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। जितने मर्जी ले लो, जब तक वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर रहे हैं इक्वल, तब तक बिल्कुल बनेगी। ये लो 2x plus 3y equal to 6। तुमने x माइनस 3 लिया था, यहाँ पे -2 ले लो। ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो एक पॉइंट आ गया 6 -2। होता क्या है, मैं कन्वीनियंटली वो पॉइंट लेती हूँ, जैसे 6 बहुत दूर हो गया, मुझे ग्राफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मैं कन्वीनियंटली वो पॉइंट लेती हूँ। आई अवॉइड फ्रैक्शंस, 4/3 1/3, मुझे इरिटेशन होती है उन पॉइंट से, क्योंकि मैं ग्राफ पे नहीं प्लॉट कर पाऊंगी। आई वांट नीटनेस इन माय ग्राफ। वो ऐसे ओवरलैपिंग पॉइंट इधर उधर हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या जैसे ये लाइन से पॉइंट इधर आए ना, तो दिस इज वन ऑफ माय, मुझे इरिटेशन होता है कि मेरी लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं बन रही, ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, पेंसिल वो टूटी हुई क्यों है, पॉइंटेड क्यों नहीं है। तो इन सब चीजों का मैं ध्यान रखती हूँ, और यही नीटनेस में काउंट करता है। समझ में आ गई? सम ऑफ अस हैव दिस हैबिट। क्या करते हैं कि यहाँ से उसने ड्रॉ किया, थोड़ी सी लाइन, जैसे स्केल थोड़ा छोटा रह गया, यहाँ तक पहुंचा, फिर इसको ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये जो ब्रेक आता है ना, ये नहीं चाहिए होता हमें। समझ में आ गई? ये चीजें आपकी नीटनेस में काउंट नहीं करती, और यही चीज से मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना आ गया। कल मैं कोई भी इक्वेशन आपको दूंगी, ग्राफिकली बोलती रहूंगी, तो आपको समझ में आएगा ना कि मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ, है ना? और एक्स और वाई कैसे निकाल के हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ये हम और भी काम करेंगे, ये आगे भी हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज आई एम टॉकिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये मैंने सिर्फ उसकी एक पिक्चर दिखाई है आपको, कि अगर आपको फोटोग्राफ दिखा दिया ना कि ये चीज है और ये, अब उसके बारे में बात करते हैं कि उसके फीचर्स क्या है और वो क्या क्या शो करता है। समझ में आ गई इतनी चीज? चलो अब आते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी x plus y equal to 4। आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स को बहुत सॉल्व की हुई है ना। x plus 4 is equal to 5, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 1। इसी चीज को हमें नंबर लाइन, क्योंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल था x, तो हमने नंबर लाइन भी ली x में, x x डैश, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, ये x इक्वल टू 1, ये पॉइंट बनकर आता है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसी चीज को अगर हम 2 वेरिएबल्स पर लेते हैं, जैसे मैंने कहा x plus y equal to 4, तो इसमें x भी है, ठीक है, और ये y भी। दो हमारे पास एक्सिस आ गए, x एंड y बोथ। अब इसके हिसाब से लेते हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को 2 वैल्यूज चाहिए। सो आई रैंडमली चिप इन वैल्यूज। x plus y is equal to 4 का मतलब है कि अगर मैंने x को मान लो 3 और 2 कहा, यहाँ पर क्या हो गया, x को मैंने कहा 3 असाइन करो, y को 2 असाइन करो। क्लियर हो गया? 3 plus 2 कितना हुआ है? 5। इज इट इक्वल टू 4? नो। सो ये पॉइंट 3 2 तो ग्राफ में एग्जिस्ट करता है, अब इसे प्लॉट तो कर सकते हो ना। 3 2 मान लो ये वाला पॉइंट आया, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो कल अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं आएगा। पॉइंट 3 2 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, हमें अब आते हैं, when we talk of linear equation in 2 variables, तो वो हमेशा इस फॉर्म में होती है। लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वैसे तो प्लस सी होता है, लोग प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ax plus by plus c equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में ना होती क्या क्या चीजें हैं। एक उसमें x की टर्म होगी, एक उसमें y की टर्म होगी, ठीक है, और एक उसमें
एक्स और वाई के बिना वाली टर्म होगी और इक्वेशन कह रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं, जो ये a होता है ना, x के साथ एक नंबर लिखा जाता है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x इज a। इनके साइंस का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ b ऑफ y विच इज b। और एक होती है c जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। लिखो इनको। एक होती है c विच इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। तो हमारा फर्स्ट अभी क्वेश्चन इसमें यही होगा कि मैं आपको इक्वेशंस दूंगी, आप मुझे बताओगे एबीसी क्या है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क में पेपर में आता है फाइनल्स तक। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात ये? चलो इक्वेशन आती है जो मैंने आपको दी थी, 2x। मैं सब लिख लिया सबने, मैं कैनवस पूरा क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, मैं कहती हूँ इस इक्वेशन को आपने पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म कहां पर है हमारी? राइट हैंड साइड में। इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आओ। इक्वेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पर आपकी बुक में ना कभी कभी इस फॉर्म से भी दे सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई है, या तो इस फॉर्म में या इधर। अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है तो आप अपनी कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओगे। अगर उसने लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओगे। इतना क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू एवरीवन 2। ये क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू 2। लिखो। बी इज इक्वल टू 3। और सी की वैल्यू क्या है? -6। साइन के साथ हमें देखना है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। फाइनल्स में 2 या 3 नंबर का भी आ जाता है। इसी के 2-3 पार्ट्स करके प्रॉपर ये क्वेश्चन बन के आता है, तो इसे याद रखो। एमसीक्यूज में भी आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? तो मान लो मैंने आपको दिया है 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? -7। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। 4x लिखो। 4x माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? सॉरी, a की वैल्यू क्या है? 4। कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू क्या है? -9। c की वैल्यू क्या है? 8। तुम स्पोर्ट्स गर्ल होके फिर ऐसे बात कर रही हो? गर्मी से परेशान हो रही हो? हाँ, चलो अब ऐसे आपको दी हुई है, आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखने को कहा गया है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एंड द इक्वेशन हमारे पास है 3 इज इक्वल टू √2x माइनस 7y। इक्वेशन कहते हैं इस फॉर्म में लिखनी चाहिए। 3 इज इक्वल टू √2x माइनस 7y दिया हुआ है, तो आप इसे किस तरह से रीड करोगे? पहले तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओगे। √2x माइनस 7y इक्वल टू 3। सेम फॉर्मेट में आ गई। कांस्टेंट टर्म जिसमें x और y दोनों ही नहीं है।
तो आप बता सकते हो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू एक्स की टर्म है ये √2। बी की वैल्यू क्या है? -7। और सी की वैल्यू क्या है? 3। मान लो आपको दिया हुआ है √3y प्लस एक्स -7 = 0। इक्वेशन की फॉर्म यही रखनी है, √3y प्लस एक्स -7 = 0। अब बताओ एबीसी की वैल्यू क्या होगी इसमें? वेरी गुड। ए की वैल्यू क्या होगी? √3। ए मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट किसका होता है? एक्स का। ये गलती नहीं करनी। समझ में आ गई बात? ये आपको ऑर्डर अलग करके दे दिया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने इससे पहले लिखना है एक्स प्लस √3y। 7 को राइट हैंड साइड पर लेकर गए हैं, तो आप उसको राइट हैंड साइड पर ले जाओ। अब बताओ ए का कोएफिशिएंट क्या, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है या वाई का कोएफिशिएंट क्या है? और सी क्या है? 7। समझ में आ गई बात? ये आर वी क्लियर? ठीक है। अब एक नेक्स्ट इक्वेशन मैं आपको देती हूँ जिसमें लिखा हुआ है √3x प्लस y = 0, क्योंकि यहां पर दिया हुआ। इसके अकॉर्डिंगली देखना, बुक में दोनों तरह से दिया हुआ है, ऐसे प्लस सी करके भी लिखा हुआ और पेपर में ना सी को राइट हैंड साइड पे भी ले जाते हैं। तो वो दिया होता है कि एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म। क्लियर होगी बात है? अब दिया हुआ √3x प्लस y = 0। तो a की वैल्यू इसमें क्या है? y की वैल्यू क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म 0, क्योंकि नहीं है तो वो हो गई 0। तो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हो, एक नंबर ही हो कांस्टेंट टर्म के लिए, है ना? वो कांस्टेंट टर्म नहीं भी था हमारे पास, तो हमने उसे 0 कर दिया। तो ऐसे ही इक्वेशन में, जैसे आपने कहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अकेले एक्स में इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस 7 = 0। इसमें तो y की टर्म नहीं है। अगर मैं इसको ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे प्लॉट करती हूँ, तो x की वैल्यू क्या होगी? -7/2 विच इज -3.5, है ना? तो आपने कहा ये 0, -1, -2, -3 और कुछ -3.1 यहाँ पे शो कर दिया। ये -3.5 आया। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंगल वैल्यू। अब मैं कहती हूँ नहीं, इसको एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखाओ। इसमें y तो नहीं है, ठीक है? अगर मैं इसमें y को इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये और ये चीज फर्क हो गई। तो दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, y के कोएफिशिएंट को एक ऐसा नंबर लिखूंगी जो उसको एलिमिनेट कर दे। तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ y क्या रख दूंगी? 0। अगर किसी इक्वेशन में y की टर्म नहीं है, दैट मीन्स उस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है? 0। तो एक इक्वेशन विच इज इन वन वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड टू इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? A linear equation in one variable can be easily converted to linear equation in 2 variables। समझ में आ गया? तो जो वेरिएबल मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन ये आता है, एक्सप्रेस 2x प्लस 7 = 0 एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट्स। समझ में आ गई बात? ये सबको क्लियर है? समझ में आ गया? राइट? तो अब मुझे बताओ a कितना हुआ इसमें? 2। व्हाट इज b? व्हाट इज c? +7। यहाँ पे +7 है। अगर अच्छा उसको लिख रहे हो, c इधर लेके जा रहे हो तो -7, अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखो। समझ में आ गया? c मूव करता है, a b इकट्ठे रहते हैं, x और y इकट्ठे होते हैं। c कभी राइट हैंड साइड में लिखते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड में। वो इक्वेशन में आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। बच्चे मैंने इक्वेशन इस फॉर्मेट में कहा हुआ ना लिखने को, तो आप c को इधर लेकर जाओ तो वो हो जाएगा -7। समझ में आ गई? अब अगर ऐसे ही इक्वेशन में यहाँ पर y मिसिंग था, मान लो मैंने x मिसिंग कर दिया, मैंने कहा 2y प्लस 3 = 0, तो इसको रीराइट कैसे करोगे इन 2 वेरिएबल्स?
क्या लिखोगे? x चाहिए, लेकिन x को हमें खत्म भी करना है, तो कोएफिशिएंट क्या दे उसका? 0। बाकी सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज, कि अगर इसको x को लेके आना है तो उसको ऐसे नंबर के साथ दो जो उसको उसकी वैल्यू को बिल्कुल एलिमिनेट कर दे। So we multiplied by 0 or we say coefficient of x is 0, coefficient of y is 2 and constant term, because I want to represent in this form, so constant term is -3। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो कांस्टेंट, मतलब दूसरी फॉर्म में लिखोगे तो +3 ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया? तो पहली चीज जो हमने आज की वो ये है, टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म। एंड मैंने बता किस फॉर्म में लिखा है, तो सी को आप इधर लेके जाओगे तो वो बन जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू -। क्लियर हो गया इतना सबको? इतना क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया? तो हमने दो चीजें की, एक तो था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के, ठीक है। और अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया जाए तो उसे इजीली टू वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर दिया, हेंस फाइंड द कोएफिशिएंट्स। समझ में आ गई बात? ये सबको क्लियर है ये? ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ पर फिर से। इतना लिख लिया, ये हमारा क्वेश्चन है 1 मार्क का और बुक में क्वेश्चंस भी हैं इसके। इतना क्लियर है? अब आओ कुछ बेसिक इक्वेशंस हम स्टडी करते हैं। वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बनकर आएगी एक स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बनकर आएगी एक स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आते हैं एक्स एक्सिस, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना? एक्स एक्सिस आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना? कभी आपने उसे जिगजैग में तो बनाया ही नहीं है ना? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी एक इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, एक्स एक्सिस के बारे में कोऑर्डिनेट्स का कुछ पता है कि अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता सकते हो? y0 होगा, है ना? अब मैं कहती हूँ एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसका y इज 0, ठीक है। मैं कह रही हूं दैट दिस y इज 0। तो इस y इज 0 को इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? y इज का मतलब इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लिखो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। और इसी बेसिस पर क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x इक्वल टू 0। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में आता है ये, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। समझ में आ गया? ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एक्स एक्सिस y0, y एक्सिस x0। अब मैं आपको एक लाइन देती हूं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है, मान लो मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट है 1। y है इसमें, वेरिएबल y का दिख रहा है? नहीं। तो अगर मुझे अपनी इक्वेशन में वेरिएबल y को लेके आना है तो मैं क्या करूंगी? 0y। कांस्टेंट टर्म क्या है? 4। क्या इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करें? ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या करना होता है? एक्स एंड वाई वाला ये डब्बा बनाना है। y का कोएफिशिएंट 0 है, आई टेक y एज 0। x की वैल्यू क्या रहेगी? 4। ड्रॉ करो इसको, टेक x y एज 0
x will be equal to 4. समझ में आ गया? टेक y as 1, x फिर भी क्या रहेगा? y को 1 लिया, 0 इंटू 1 कितना होगा? 0. x की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? 4. टेक y as 2, तब भी 4. टेक y as -2, तब भी 4. अब इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो. ठीक है, एक मिनट करो. तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की 4 1, फिर मैंने ड्रॉ की 4 2 पॉइंट बनाया, और फिर मैंने लिया 4 -2. ये देखो क्या बन रही है. इन सबको जब मैंने कोशिश की कि एक लाइन पर इनके पाथ को ट्रेस करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है ना? और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इसके बारे में कह सकते हो? स्ट्रेट लाइन और ये वाई एक्सिस आपस में क्या होंगी? पैरेलल लाइन के बारे में पता है ना? देखो, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पर मैंने एक स्टिक रख दी. x इक्वल टू 4 आया तो मैंने उस स्टिक को उठाकर यहां प्लेस कर दिया. बात समझ में आई? ये हमारे पास स्टिक थी, आपने कहा x इक्वल टू 0 है तो वो यहाँ है. x इक्वल टू 1 होगा तो उस स्टिक को आपने यहाँ प्लेस कर दिया. x इक्वल टू 2 यहाँ, x इक्वल टू 4 यहाँ पर. -1 होगा तो आप नेगेटिव साइड पे आ जाओगे. x की वैल्यू -1 है. तो जब भी, क्योंकि x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो जब मैंने x इक्वल टू 4 लिया, x इक्वल टू सम नंबर लिया, x equal to some number k which can be negative, positive, any number, so that is a line parallel to y axis. समझ में आ गया? It is a line parallel to y axis. x equal to 0 y axis है, x किसी भी नंबर के इक्वल होगा और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ उसमें, तो वो लाइन x y एक्सिस को पैरेलल होती रहेगी. ठीक है ना? जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे जाके वो पैरेलल हो जाएगी. समझ में आ गया? और जब से कहाँ खोए हुए हम, x equal to 4, that means it's a line parallel to y axis. तो इन जनरल ये 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके, बहुत बार पूरी पूरी टर्म घूमते रहेंगे, पूरे साल घूमते रहेंगे. इस चीज को समझ लो. इसमें ही आगे आगे बहुत सी चीजें हैं कंफ्यूज करने के लिए. तो जो मैं आपको समझा रही हूँ इसको ध्यान से लिखो अपने पास. x equal to 4, that means a line parallel to y axis. कैसे हमने याद रखना है कि x equal to 0 तो y axis था. अब मैंने एक स्टिक प्लेस की है x इक्वल टू 0 पर. अब मैं कहती हूँ x को 4 कर दो, तो मैं 4 पे गई और वहां जाकर उस स्टिक को खड़ा कर दिया. ऐसे ही x इक्वल टू -1 का होता तो आई वुड हैव मूव टू -1, वही स्टिक मूव होकर -1 पे आ जाएगी. तो इसका मतलब x इक्वल टू सम नंबर इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. आर वी क्लियर? ठीक है, तो x इक्वल टू 4 समझ में आ गया. x इक्वल टू 4. अब अगर इसी इक्वेशन को मुझे दो वेरिएबल्स पे दिखाना है तो आपको ये समझ में आ गया था कि y का कोएफिशिएंट 0 होगा. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पता कैसे आता है? क्वेश्चन जो आएगा आपको, आपको लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लिखो इसको, नींद से उठो, बाहर आओ और इसे लिख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0 cannot be determined. बात सिखाई जा रही है लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो गया.
इज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस पर तो उसके पास वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए। वाई की टर्म को हटाने के लिए वाई के कोएफिशिएंट को क्या रखना पड़ेगा? 0। बात समझ में आ गई अब ये? इतना क्लियर हो गया सबको? और जो चीज हमने y के साथ समझी है या x इक्वल टू समथिंग करके समझा है वही चीज अब हम y एक्सिस पर x एक्सिस पर लेके जाएंगे। लिखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने कहा है y इज इक्वल टू 2, वो लाइन कौन सी बन जाएगी? y2 यहां पर होता है, तो दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू -3, -3 कुछ यहां पर है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो लिखो y इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y टू x एक्सिस। y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो 0 की जगह मैं कोई नंबर असाइन कर दूं, प्लस में माइनस में कहीं भी, तो वो लाइन क्या बन जाती है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या मर्ज थी, वही ऊपर चली गई पर पैरेलल में जाएगी। y इक्वल टू सम नंबर इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लिख लिया इतना सबने? अब इसका क्वेश्चन जो आता है 1 x नहीं होना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही सेम बात बच्चे, बिल्कुल सेम पे में है। ठीक है ना? दोनों एक्सेस है, बस उनकी प्लेसमेंट अलग अलग है। अब मैंने कहा ax प्लस dy प्लस सी, वही सेम क्वेश्चन देखो क्या आ गया? इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? समझ में आ गया ना कि उसमें x का कोएफिशिएंट नहीं होगा। हाँ तो वो तो लिखेंगे ही, y इक्वल टू -3 वो तो होगा ही। पूरा भी लिख सकते हो जैसे मर्जी, कहा सकते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू -3, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइन को तो आपने रिप्रेजेंट करना ही है अगर ग्राफ में आया है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आया 1 मार्क में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कहा एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो इसमें क्या ट्रू है? अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है इसका मतलब x को कभी भी कट नहीं करेगी। कट नहीं करेगी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 0 ऑलवेज। बात समझ में आ गई? ये चीजें मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, क्वेश्चन में एमसीक्यूज में बहुत बार रिपीट होगा ये। a इज इक्वल टू 0, दैट मींस इट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया इतना सबको? अब आता है, अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, इफ कांस्टेंट टर्म इज 0, लिखो दैट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। line will pass through origin. If constant term is 0, line will pass through origin. मैं ना आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के ना किसी बुक के नोट्स भेजूंगी पीडीएफ बनाकर, वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसमें केस स्टडीज भी होंगी, उनको भी देख लेना। क्लियर हो गया? हाँ, टेस्ट कल हो जाए। ax plus by equal to 0 if constant term is 0, if c is 0, line will pass through origin। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया सबको? कोई मुश्किल या कुछ अभी तक नहीं समझ में आया हो? अब आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। बुक खोलो अपनी बुक, चैप्टर 4।
लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2. क्या हो गया? कहाँ पे? बुक नहीं है तो शेयर कर लो किसी के साथ. बुक है आपके पास? क्यों? बुक क्यों नहीं लेके आते हो? तुम भी नहीं लेकर आई हो? क्यों? कौन कौन बुक नहीं लेकर आया? क्यों? बहुत अच्छी बात है ये. और हंसा रहे हो उस पे. बुक्स तो लेकर आओ अपने साथ में. मैथ्स की क्लास में मैंने आपको कहा था 3 बुक्स तो आपके पास, 2 बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए, एग्जाम्पलर और ये वाली बुक. ऑनलाइन अमेजोन से मंगवा लो. उसको बाउंड करवाना पड़ेगा, बाकी वो सब आता है. ठीक है. यहाँ पे नहीं मिल रही तो अमेजोन से मंगवाओ. सॉल्यूशन वाली मत लेके आना, एनसीईआरटी फॉर्म में जो है ना वही लेकर आना. आगे से आपकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है, रिप्रेजेंट the given equations in the form ax plus by plus c equal to 0. Indicate the values of a, b, c in each case. ये 4 क्वेश्चन इसमें पार्ट है, ये करो. 2x plus 3y equal to 4.37. b पार्ट है x minus 4 is equal to root 3y. c पार्ट है 4 is equal to 5x minus 3y. and d है 2x is equal to y. ठीक है. पहला वाला लिख लो, मैं यहाँ पे बुक ओपन करती हूँ. ऑब्वियसली वही बताया मुझे. बुक अपने पास रखा करो. मैथ्स है. और मजाक की बात मत लो. मेरा अभी का आपका सच में मेन पर्पस है, आपको मैं जितना करवाया है उसी की प्रैक्टिस करवा लूं. और दिस इज वन सीरियस एस्पेक्ट दैट यू नीड टू डू. अपनी बुक्स तो कैरी किया करो. ऐसे हंस के दिखा रहे हो जैसे पता नहीं कितना हमने महान काम किया है. हमने तो बड़ा ना तीर मार लिया, बुक नहीं लेकर आए हैं. ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. और कर लो बेटा. इसमें ना 2 चीजें हैं. एक तो है मेन पेज और एक होता है ये सेकेंडरी पेज जो जूम होता है. ठीक है. अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकती. ये सब बहाने ना, सच में कहती हूँ, ये सब बहाने ही रह जाते हैं. जब मार्क्स नहीं आते ना तो बाकी सब चीजें बहाने होती है. मेरे को ये बात पता है. इतने एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता रही हूँ. कल कोई भी हो, मैं भी हूँ, आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना तो मेरे पास भी बहाने ही है कि बच्चा नहीं पढ़ा, बच्चा क्लास में नहीं आया, बुक नहीं लेकर आया. मेरे पास भी वो सब बहाने हैं. ठीक है. मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे मैं भी बहाने नहीं मारूंगी. मुझे किसी पेरेंट का फोन आएगा, मैम मार्क्स क्यों नहीं आए, मुझे पता है मैं बहाने नहीं मारूंगी. वी ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम. दूसरे पे भेज दे, मैम ये नहीं था, आपने क्लास नहीं मिस लिया, आपने टेस्ट नहीं लिया उस दिन. वो सब बहाने होते हैं. परफॉर्मेंस हमारे सक्सेस का कोई रीजन नहीं है. सक्सेस के बहुत क्रेडिट लेने वाले आएंगे. जब फेलियर होता है ना तो मतलब मार्क्स कम आते हैं. फेलियर का मतलब है कि हमने वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लिया, तो उसके कारण बहुत सारे बनेंगे, क्रेडिट कोई नहीं लेगा. ठीक है. मैंने देखा है पेरेंट्स का, पेपर से 2 दिन पहले शादी है, ले जाएंगे बच्चों को. पेरेंट्स मैम फंक्शन है, मैम ये है, मैम वो करना है, वो करना है. ठीक है. मैं फोन भी करूंगी, मैम मेरी गलती थी, मैं लेकर गई. मार्क्स नहीं आएगा तो मेरे को फोन आएगा, मैम मार्क्स क्यों नहीं आए. समझ में आई बात. ये सीरियस इशू है. पेरेंट्स पेपर से पहले बच्चों को, 1 महीना पहले बोर्ड है, वो ले गए, नहीं नहीं शादी है जी, प्री बोर्ड से पहले लेके जाना जरूरी है जी, फंक्शन है, और मार्क्स नहीं आए तो मुझे फोन करेंगे मार्क्स क्यों नहीं आए. तो एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में, आपके अगर सक्सेस है, मार्क्स 98 आ गए ना तो सब कहेंगे बड़ा अच्छा पढ़ाया, सब किया है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है. मार्क्स वही 80s में आ गए, पढ़ाई नहीं की, क्यों नहीं की. आपसे देखना पेरेंट्स पूछेंगे मार्क्स क्यों नहीं आए. तब ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन पे लेकर गए थे, तुम्हारे दिमाग में मस्ती हम डाल रहे थे. समझ में आई बात. है तो अपनी जिंदगी में एज अ लाइफ लेसन एक चीज समझ लेना, अगर कामयाब हो तो उसके क्रेडिट लेने वाले 100 लोग पीछे खड़े होंगे कि हमने इसके लिए ये किया, हमने इसके लिए ये किया. ठीक है. और जहां आप थोड़ा सा फिसल गए, संभालने कोई नहीं आएगा, सब कहेगा तुम्हारी गलती है, तुम नहीं पढ़े. तो अपनी बुक्स लेकर आओ,
बुक में गलती है, बुक में मिस प्रिंट है, कोई नहीं सुनने वाला। कल इसके बेसिस पर तुम्हारी टीचर तुम्हें +1 देती है ना मार्क्स, या 1 नंबर भी तुम्हें ग्रेस कर देती है कि बुक में मिस प्रिंट हुआ है, तो आई से कि ठीक है उसकी बात है, तुम मुझे रीजन बता दो कि मैम ये गलत लिखा है, मैम वो कर दिया, मैम ये डैश ऐसा क्यों है ना, पी डैश ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया, स्ट्रेट क्यों हो गया, उसका बेटा कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके +1 तुम्हें कोई पेपर में मिलने नहीं वाला। तुम तो लायो, मैं तुम्हें जनरल बता रही हूँ, तुम्हारी बात समझा रही हूँ तुम्हें मैं। चलो फर्स्ट का आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, साइड पे है कुछ, ये हो गया मतलब हो गई ना, हाँ ये लो, 2x plus 3y equal to 4.37. What is the value of a? 2. What is the value of b? 3. अब यहाँ पर उसने ax plus by plus c की फॉर्म में लिखने को कहा है आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4.37। तो मैं ये नहीं कहूंगी, पिछली बार बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पर ax plus by इक्वल टू c की फॉर्म में, या किसी पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना वो सी उसने राइट हैंड साइड में देकर कर दिया था, अब बच्चा वो +c की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखाया था, सी की वैल्यू गलत हो गई, तो इसलिए मैं दोनों चीजें करवा रही हूँ, आपको इस तरह से भी लिखना आ सकता है। तो अगर राइट हैंड साइड में सी है तो राइट हैंड साइड में भेज दो और फिर एबीसी बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में सी है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो और एबीसी बता दो, ठीक है। अब नेक्स्ट है x-4 इक्वल टू √3y, ए की वैल्यू क्या है इसमें, value of a will be 1, b will be -√3 and c will be -4। समझ में आ गया। अब थर्ड पार्ट में 4 इज इक्वल टू 5x - 3y, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है -4, राइट। अब फोर्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू y, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू इज -1 एंड कांस्टेंट टर्म c कितना हुआ, कितना क्लियर है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x इक्वल टू -5 दिया हुआ है, इसे 2 वेरिएबल्स में लिखना है, हाँ बोर्ड खत्म हो गया, अच्छा फर्स्ट पार्ट है आपके लिए x इक्वल टू -5, राइट एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x इक्वल टू -5 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x इक्वल टू -5 एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसे लिखो x इक्वल टू -5 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो x दिया हुआ है ना, y चाहिए, तो y को कोएफिशिएंट क्या दे दोगे 0y, और 2 वेरिएबल्स में आप इसे -5 भी कर सकते हो या +5 भी करके लिख सकते हो, वो बताया जाएगा कि करना कैसे है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे दिया जाएगा कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax + by + c इक्वल टू 0, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c +5, ठीक है। y इक्वल टू 2 को एक्सप्रेस करो, x के साथ क्या आ जाएगा 0, y का कोएफिशिएंट 1, -2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई। 2x इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, तो इसे क्या लिखोगे 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0, वो डिपेंड करता है, जनरल फॉर्म तो हमेशा ये होती है, जब सी राइट हैंड साइड, सारे टर्म्स राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड पे 0 होता है, बट देयर आर क्वेश्चंस इन अदर बुक्स आल्सो जहां पर ना वो इस तरह से कहते हैं कि हमने ax + by इक्वल टू c लिखा, ये जब स्पेसिफिकली दिया होगा तभी करना, ठीक है। ये जब दिया हुआ है थर्ड इक्वेशन 2x इक्वल टू 3, तो 2x ऐसे ही लिख दिया, 0y लेकर आना क्योंकि y नहीं है,
और 3 राइट हैंड साइड पे था, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी कितना हो गया 0, सी कितना हो गया -3। कितना क्लियर हो गया हमें? हाँ, ये वाली इक्वेशन है, इसको 2 वेरिएबल्स में लिखो। 2x इक्वल्स टू 3 को एज इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखना है। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, जो जरूरी भी है, एंड दिस वाज इन लास्ट ईयर पेपर्स में एक दो बार आई भी थी। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला 5y इक्वल टू 2। क्या लिखोगे इसको 0x प्लस 5y -2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ गई 0, बी की वैल्यू क्या हो गई 5 और कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई -2। बस एक ही चीज इसमें ध्यान रख लो, अभी तो मैं करवा दूंगी, कल मैं ध्यान नहीं रहेगा इसको लिखना। मान लो हमें दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दी थी, है ना। मैंने कहा 2x के साथ हमने y लगाना है, तो 0 लगा दिया साथ में और -3 करके इसे लिख दिया। ठीक है ना, -3 इक्वल टू 0 करके लिख दिया। 0 के पास साइन कौन सा होता है पता है, प्लस या माइनस? न्यूट्रल होता है ना। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। यूजुअली व्हेन वी राइट कोएफिशिएंट ऑफ y एज 0 तो हम +0 ही लिखते हैं, लेकिन देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पर ना ऑप्शन में हमें इस तरह से लिखा जाता है। अब 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा? तो जो ऐसी इक्वेशन है ना जिसमें लीनियर इक्वेशन है, जिसमें एक वेरिएबल दिया हो उसे 2 में कन्वर्ट करना है, तो जो आप 0 वाला कोएफिशिएंट ले रहे हो वो +0 भी ले सकते हो, वो -0 भी ले सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि 0 के साथ आप साइन नहीं लगाओगे। +0 इज नॉट अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम -0। समझ में आ गई बात ये? तो जब आपने इक्वेशन बनाई है, बोथ दीज इक्वेशंस आर पॉसिबल। यूजुअली वी राइट इन प्लस, बट इफ एन ऑप्शन सेज इन माइनस, दिस इज आल्सो अ वैलिड ऑप्शन। बात समझ में आ गई? चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। बसो कल आपका टेस्ट होगा।